जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन। जिंदाबाद। अपनी तैयारी में सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए, बड़े ही शानदार मेहनती अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी करते हुए। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ बड़ी ही मेहनत के साथ आप सभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमेशा मैं अपनी क्लास में ये बातें दोहराता हूँ, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन के रास्ते वाकई मेहनत भरे रास्ते हैं। तो इन पर आप सभी को एक अच्छी मेहनत की आवश्यकता तो पड़ेगी। और आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, मैं मानता हूं कि शायद मेहनत करने से आप कभी भी पीछे नहीं हटते होंगे। अगर आपको लगता हो कि यार 8-9 घंटे पढ़ने के बाद अब मेरे बस की बात नहीं है, परंतु आपकी क्लासेस बची हुई हैं, आपका रिवीजन बचा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि वहाँ से आगे बढ़ने वाले कुछ पाते हैं और वहाँ से पीछे हटने वाले कुछ खोते हैं। तो आसान किसी के लिए नहीं होता। एक जो रेसर जो फर्स्ट की रनिंग मारता है, वो बहुत आराम से नहीं मार देता। जब बाकी लोगों का सांस इतनी तेजी से फूल रहा होता है, दिल फटने को तैयार होता है, भाई उसके साथ भी वही सिचुएशंस होती हैं। लेकिन वो कुछ तो प्रैक्टिस के माध्यम से उसे पता है कि हाँ, इतना तो मेरे साथ डेली होता ही था, कुछ अपने मजबूती के दम से आगे बढ़ता रहता है। और जब वो रेस फिनिश कर रहा होता है तो आरामदायक सिचुएशन नहीं होती है उसकी भी सांसें बहुत तेजी से चल रही होती हैं। एक हर व्यक्ति की तरह वो भी वही दिक्कत महसूस करता है जो एक रुकने वाला कर देता है। तो आप सभी मेहनत करते रहिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। और देखो, मैं एक लाइन मैंने पढ़ी कि जिंदगी है तो फिर आसान नहीं है, और आसान है तो फिर जिंदगी नहीं है। तो मतलब मेहनत तो आपको हर स्टेज पे करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत सारा स्वागत है आप सभी का। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे विद्युत। हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उससे पहले जो हमने 3 टॉपिक कवर किए थे, कौन कौन से 3 टॉपिक हैं? 2D मोशन है, उसके साथ ही कुछ लिफ्ट के सवाल हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम, और कुछ आपके सदिश से सवाल हैं, यानी कि वेक्टर से। तो इन 3 टॉपिकों के क्वेश्चंस को पहले हम कंप्लीट करेंगे। और देखा जाए तो इनसे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ 3 स्टार सवाल पूछे गए हैं, तो लिफ्ट से थोड़े कम पूछे गए हैं, और वेक्टर से तो ना के बराबर सवाल आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो फिर भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इतने नहीं हो पाए कि सारे के सारे हम मिला सकें। बाकी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं और कुछ मैंने अन्य एग्जाम्स में आए हुए सवाल ले लिए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये रहा आप सभी के लिए पहला सवाल, करेंगे इसका सही जवाब। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा चमक कर दिया है, सुबह ज़्यादा अंधेरा था। कैमरे ठीक किया था इसका? चलो, बहुत बढ़िया। तो पहले सवाल का सभी लोग आंसर करेंगे और आप कहेंगे, नंबर डाल के आंसर करिएगा सारे ऑप्शंस। सवाल है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल। अब अक्सर हम गोल घूमती हुई वस्तुओं में इस बल के और इस बल के बीच कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बल लगेगा। तो समझो ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का क्या नाम होता है जो सैटेलाइट पृथ्वी के बीच घूम रही होती है। देखिए, ये मान लो पृथ्वी है, इसके आसपास घूमती हुई एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट इसके आसपास घूम रही है। तो आपको पता है कि गोल घूमती हुई वस्तु पर हमेशा एक बल बाहर की ओर काम करता है, जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। एक ऐसा बल जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तो ये देखिए कि बाहर ले जाने वाले बल से बचाने के लिए एक बल हम अंदर की तरफ लगाते हैं, या पृथ्वी लगाती है किस पे? सैटेलाइट पे, और इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और केंद्र की ओर लगने वाले बल का कॉमन नाम क्या होता है? कॉमन नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह का बल है? ये एक अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि सेंटर के पास लगने वाला फोर्स है। तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और सभी का आंसर ऑप्शन ए है। वेरी गुड। आशा करूंगा आप चीजों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। तो देखो, अगर आप कह रहे हो अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल इसे घुमा थोड़ी रहा है, वो तो इसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसी के प्रभाव को नल करने के लिए, यानी जीरो करने के लिए, हम अंदर की तरफ एक बल लगाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।
बताइए, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो बताइए कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो अगर हम फॉर्मूला देखें वैसे तो इन सभी के आंसर आप करिए, जब तक मैं बोर्ड पे मुड़ूं तो मुझे सही आंसर दिखना चाहिए। कोणीय संवेग नहीं है, सॉरी, कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है, कोणीय वेग जो रहता है, इसका मात्रक क्या है भाई? कोणीय वेग होता है विस्थापन। विस्थापन यहां किससे दर्शाया जाता है? कोण। विस्थापन का मतलब कोण बटे समय, यानी कि एंगल अपॉन टाइम। एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल की यूनिट क्या है? आप कहेंगे जी एंगल की यूनिट तो रेडियन होती है और समय की यूनिट सेकंड होती है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाता है? रेडियन पर सेकंड। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का बी। बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर। अगला सवाल देखेंगे, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। तो इस सवाल को हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी प्रक्षेप्य का, ये हमने प्रक्षेप्य में पढ़ा था, ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था। तो प्रोजेक्टाइल में आप देखिए, हम देखते हैं कि जैसे आपने एक बॉल को किक किया, बॉल को फुट किया, लात मारी, तो बॉल का रास्ता ये होता है, इस तरीके से फुटबॉल जाएगी। तो इस शेप को, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? इस आकृति को हम बोलते हैं परवलय, यानी कि पैराबोला। इस आकृति को हम बोलते हैं पैराबोला, यानी कि परवलय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका 3 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, तो पुलकित महाशय आपकी कक्षा में टेक्निकल सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, आपकी दरख्वास्त पर। हाँ, हुआ तो है कुछ लुप-झुप सी। चलो सवाल देखो तुम लोग, ये सही हो जाएगा। पुलकित आ गया तो ठीक हो ही जाएगा। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। सवाल है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? यानी कि एक बॉल को किस एंगल से फेंका जाए, यानी कि यहाँ से कितना एंगल एक बॉल के साथ बनाया जाए ताकि ये सर्वाधिक दूरी तक जाए, यानी कि इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप कहेंगे अगर आप चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम रहे तो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल तक ये फेंकी जानी चाहिए ताकि इसकी रेंज कैसी हो जाए? इसकी रेंज एकदम मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और सर्वाधिक ऊंचाई तक तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको अधिकतम ऊंचाई रखनी है, अगर आपको मैक्सिमम हाइट रखनी है, अधिकतम ऊंचाई यानी कि आपको रखनी है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। अब सही है ना भाई ब्राइटनेस? हाँ, मुझे अब बढ़िया लग रही है। चलो अगला सवाल देखेंगे आप सभी। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इससे किस वेग में कहा जाता है? देखो, ये आया हुआ सवाल है रेलवे का कि समान समय अंतराल में असमान दूरी। कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो एक यात्रा है, तुम अपनी उनसे मिलने गए, तुमने यात्रा को 3 हिस्सों में बांटा और समान समय में असमान दूरी, समान समय में असमान दूरी, यानी कि मान लो ये दूरी तुम तय करते हो 10 किलोमीटर की दूरी, एक 12 किलोमीटर की दूरी, कभी 15 किलोमीटर की दूरी, लेकिन समय हर बार मान लो 10 ही मिनट रह रहा है या 20 मिनट है। हर बार आपका समय कितना है? 20 मिनट। हर बार समय कितना है? 20 मिनट। तो आप देखेंगे कि समान समय में अलग अलग दूरियां हैं, असमान दूरियां हैं, तो हम ऐसी गति को क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 का ए, वेरी गुड। अगला सवाल सही है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, धन्यवाद पुलकित जी आपका। चलिए अगला सवाल देखेंगे आप सभी, और ये तो हमने कल ही किया था
लिफ्ट का सवाल है। सवाल आपसे कहता है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है। तो बताओ, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा या वजन कम दिखाएगा, या शून्य वजन दिखाएगा, या पैमाना कोई भी विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि है वास्तविक वजन को दर्शाएगा। तो आप कहते हो कि एक व्यक्ति की लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है। अब देखो, लिफ्ट में यह पहचानना बहुत जरूरी है कि वेग असमान है या समान है, क्योंकि अगर समान वेग से वो ऊपर नीचे जा रही है, अगर समान वेग से लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो उसके भार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कह रहा है तेजी से चलना शुरू कर देती है, तेजी का मतलब समझ रहे हो कि पहले उसकी गति कम है और फिर उसकी गति ज्यादा है, तो तेजी से चलना शुरू कर देने का मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं त्वरण आया है, एक्सेलरेशन आया है। तो अगर ये तेजी से चलना शुरू करेगी तो पैमाना, भाई तेजी से चलने का मतलब इसमें कोई त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन मौजूद है। अगर एक्सेलरेशन मौजूद है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो पैमाना निश्चित तौर पर कम वजन दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब बच्चों को लग रहा है डी, कोई विक्षेपण नहीं देगा। तो भाई साहब, कोई विक्षेपण तो नहीं जब देगा ना, जब वेग उसका समान हो। त्वरण का मतलब असमान वेग है, तेजी से चलने का मतलब क्या है, असमान वेग है। अरे भाई, तेज का मतलब कोई चीज तेज कब होगी, पहले उसका वेग कम होगा और फिर ज्यादा होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ तो अधिक दिखाएगा, सॉरी, ऊपर की तरफ है तो अधिक दिखाएगा, हाँ ठीक है। समान नहीं दिखाएगा, समान दिखाएगा जब वो समान वेग से चल रही होगी। तो 6 का आंसर ऑप्शन ए है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होता है। देखो, गुरुत्व केंद्र का मतलब क्या है कि वह बिंदु जहां से कोई वस्तु बैलेंस हो जाती है पूरी तरह। तो जैसे ये पेन है, ये पेन कहां से बैलेंस होगा भाई, मान लो ये पेन यहां से बैलेंस हो रहा है, अगर मैं इसको यहां पे रखूं तो एक किसी बिंदु पर बैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो गोल है यार, वैसे ही नहीं हो रुक पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो, यहां आके ये बैलेंस हो गया। अब तुम इसको जरा भी इधर या उधर करोगे, जैसे यहां करोगे तो गिर जाएगा। तो गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है, ग्रेविटेशन का मतलब है, ग्रेविटेशनल सेंटर का मतलब है कि वो बिंदु जहां से वो वस्तु पूरी तरह से संतुलित हो जाती है। अब ये कह रहा है एक वस्तु लटकी हुई है, मान लो ये वस्तु लटकी हुई है, ठीक है। अब इसका ग्रेविटेशनल सेंटर कहां होगा, बिल्कुल इसके बीचों बीच में होगा। तो क्या कह रहा है, जमीन पर लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, वस्तु के केंद्र पर, वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे। तो आप कहोगे कि भाई वस्तु के केंद्र पर ही इसका गुरुत्व केंद्र होगा, यानी कि इसका ग्रेविटेशनल सेंटर कहां होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे आ जाएगा। क्योंकि यहां पे तो कहा ही नहीं गया कि ये हल्की है, भारी है, ऊपर से मोटी है, नीचे से पतली है, कुछ भी नहीं कहा गया। अगला सवाल और ये वही सवाल है जिसको हम शुरू से करते आए कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि कैसी होती है। तो दो सदिश क्या होते हैं भाई सदिश होते हैं आपके, हम सदिशों को हमेशा क्या लेते हैं, माइनस माइनस, और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। सदिश को लेते हैं हम माइनस, ठीक है, वेक्टर को हम लेते हैं माइनस, और प्लस किसको लेते हैं, अदिश को, यानी कि स्केलर को। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम दो सदिशों की गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, अदिश राशि आता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी आता है। जब भी हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, अदिश राशि मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, और सभी का आंसर ए, वेरी गुड। लेकिन सर कहां से बंधा है, अरे भाई स्वतंत्र रूप से कब लटकेगा, जब वो डेफिनेटली ऊपर से बंधेगा, ऐसे बंधेगा तभी तो फ्रीली फॉल होगा, तभी तो वो फ्रीली लटकेगा। तो क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि इसका आंसर आएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पूछा गया है कि अदिश की अदिश में गुणा करने से क्या आएगा। चलो इसका आंसर आप लोग करो।
मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आपके आंसर का वेट करूंगा 1 मिनट, और देखते हैं कि कौन इसका एकदम बढ़िया जवाब देंगे। अदिश राशि में गुणा करने से, तो अमित का सबसे पहला 9th क्वेश्चन का आंसर आया है ए, और कोमल गोयल जी का आया है बी। ठीक है, ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ इतनी मुश्किल इसमें है क्या। अरे अदिश राशि की जगह माइनस रखो, सॉरी प्लस रखो। भाई अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश राशि का मतलब प्लस है, प्लस रखो। प्लस में प्लस की गुणा करोगे, क्या आंसर आएगा बताओ, आप खुद देख लो। प्लस में प्लस की गुणा करोगे तो आंसर प्लस ही आएगा। भाई प्लस प्लस प्लस, अदिश को ही तो हम प्लस लेते हैं, तो सीधा सीधा क्लियर आंसर है कि भाई अदिश राशि आएगा, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। बात खत्म। तो बी करेक्ट आंसर ऑप्शन हो गया। इसमें कोई सिंगल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सारी की सारी अदिश और सदिश राशियां हमने निकाली ही ऐसे हैं। बस आप ये मल्टीप्लाई का छोटा सा फॉर्मूला सीखो, काम खत्म। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। यहां पे कर लेना कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा। देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसने कहा है अधिकतम मान। देखो दो परिणामी बल जब किसी वस्तु पर लगते हैं तो उनका खाली परिणामी जो होता है, यानी अगर तुम दो फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पे, समझिए अगर दो फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो एक आदमी 12 न्यूटन के बल से एक वस्तु को ऐसे ले जा रहा है, तुम उस पर 8 और ऐसे लगा दो तो 12 में 8 जुड़ जाएगा। एक आदमी 12 से ऐसे खींच रहा है, तुम उसको पीछे खींचने लगो तो 12 माइनस 8, केवल 4 न्यूटन के बल से वस्तु ऐसे जाएगी। एक आदमी 12 से ऐसे खींच रहा है, तुम 8 से ऊपर और खींचने लगो तो ना वस्तु ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, भाई वस्तु तो कहीं ऐसे जाएगी। तो वो कह रहा है कि अधिकतम मान कितना हो सकता है, 12 और 8 का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो भाई परिणामी बल का अधिकतम मान तो 12, एक वस्तु पर कोई 12 न्यूटन मान लो जिस दिशा में बल लगा रहा है, आगे लगा रहा है, उस दूसरे आदमी ने 8 न्यूटन का बल आगे और लगा दिया तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन मैक्सिमम आ जाएगा। अगर वो कहता न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम यानी कि मिनिमम, तो मिनिमम में क्या आंसर करते तुम, मिनिमम में कह देते कि भाई साहब 12 कोई मान लो आगे लगा रहा है और किसी दूसरे आदमी ने 8 के बल से पीछे खींच लिया तो 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4 न्यूटन हो गया मिनिमम। तो ऐसे चलती हैं चीजें। तो 10वें का आंसर हो गया सी, वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यदि P बराबर 3i माइनस 4j प्लस 6 हो, ये 6k होगा डेफिनेटली क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। अब P क्या है, यहाँ पे संवेग है यानी मोमेंटम है, और R दे रखा है हमें 5i माइनस 6j प्लस 6k। तो कोणीय संवेग का मान कितना होगा। अब देखो कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है R क्रॉस P, R क्रॉस P, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये तो वेक्टर फॉर्म में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां से ना के बराबर सवाल पूछा गया है, मतलब ये कहिए कि रेलवे में तो कोई सवाल ही नहीं पूछा गया इससे, बस ये मैंने एक सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। चूंकि कल हमने कुछ सवाल किए थे तो प्रैक्टिस के लिए बस एक सवाल डाल दिया मैंने, बाकी रेलवे में कभी सवाल नहीं पूछा गया। तो सॉल्व करने के लिए हमने कैसे कहा था कि यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ के, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और आई के नीचे के कंपोनेंट लिखिए सारे, कितने हो जाएंगे। पहले आर है फिर पी है, तो आर में आई के लिए 5 लिखेंगे और जे के लिए -6 लिखेंगे और के के लिए 6 लिखेंगे। फिर पी में इसके लिए 3 लिखेंगे और जे के लिए -4 लिखेंगे और के के लिए 6 लिखेंगे। बस कर दो सॉल्व आगे। तो कैसे करेंगे आप प्लस का आई के नीचे के कंपोनेंट दबाओ, आई के सामने दबाओ, 6 6 जा 36, माइनस के 36 और 6 चौक 24, एक माइनस यहाँ, एक माइनस फॉर्मूले का आएगा तो प्लस के 24 हो जाएंगे, माइनस का जे के कंपोनेंट दबा लो तो 5 में 6 की गुणा 30, माइनस 6 में 3 की गुणा 18। कल बहुत अच्छे से करा दिए थे। के कंपोनेंट ले लो, ये दबाओ, 5 में 4 की गुणा -20 और एक माइनस ये
1 माइनस ए आएगा और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 18। तो आंसर आ जाएगा 36 में से 24 गए 12, माइनस के 12 आई, और 30 में से 18 गए माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 12 जे, और 20 में से 18 गए तो 2, माइनस के 2 के। क्या कोई ऑप्शन है? देखो एक बार, बारंबार बढ़ते 36, ठीक, गड़बड़ है कुछ? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है हमारी? एक बार देखो जरा, 18 में से 12 जाएंगे, ठीक है, 3 4 6, 3 माइनस 4 6, 5 6 6, ठीक तो है। एक बार देख लो, 36 हो जाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, जे के कंपोनेंट दबाएंगे 30 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, के कंपोनेंट दबाएंगे तो 5 चौक 20 और 6 तिया 18, सही तो है। तो फिर इनमें से कोई नहीं है, हमारा वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि डॉट है क्रॉस है? भाई वो फॉर्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्रॉस होता है, 3-4 फॉर्मूले बस याद रख लो। जैसे कार्य जो होता है वो होता है डॉट, जो आपका बलागुण होता है ये होता है क्रॉस, एंगुलर मोमेंटम जो है ये आपका क्रॉस होता है आर क्रॉस पी, ऐसे। तो ये 3-4 फॉर्मूले याद रख लो बस, वैसे इससे कोई सवाल नहीं आता, मैं तो बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं आपको। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। सर बताएंगे कौन सी क्लास है, प्रैक्टिस सेट है क्या? भैया सुनील कुमार, आप रेगुलर नहीं है, नहीं तो आपको तब समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये हम हर चैप्टर जो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करते हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं, या फिर थोड़ा सा अन्य एग्जाम्स में जो आए हुए उन टॉपिक के क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो ये टॉपिक के बाद की क्लास है। चलो अगला सवाल देखेंगे। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, जिस समय कार पलटती है, देखो कार मान लो पलट रही है, ये एक मोड़ है, ठीक है, ये एक मोड़ है। अब कार क्यों पलटेगी? कार इसलिए पलटेगी क्योंकि उसे खींचेगा बाहर की तरफ एक बल, जिसे हम कहते हैं भाई अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर वो बल बहुत ज्यादा है, वैसे तो वो बल तुम्हें कार के अगर रास्ता थोड़ा उठा हुआ है उससे अंदर की तरफ मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिल पाया तो बाहर की तरफ तुम्हें एक बल खींच लेगा। अब सोचो, कार को बाहर की तरफ एक बल खींचेगा भाई, तभी तो ये पलटेगी, तो कार बाहर की तरफ पलटेगी। बाहर की तरफ पलटने का मतलब उसके कौन से वाले पहिए ऊपर की तरफ उठेंगे? तो आप कहोगे अगर ऐसे मुड़ रही है तो ये अंदर वाले पहिए हैं और ये बाहर वाले पहिए हैं। भाई ऐसे मुड़ रही है ना, तो ये सेंटर इधर है, ये तो हो गए अंदर वाले पहिए और ये हैं बाहर वाले पहिए, तो अंदर वाले पहिए उठ जाएंगे। देखो जब तुम मुड़ोगे तो तुम्हें ऐसे महसूस होगा, सोच के देखो, एक मोड़ पे तुम बहुत तेजी से मुड़ रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम जो मोड़ का सेंटर है ना उसकी तरफ गिरोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम कभी कार में बैठ के देखना, और कार जब तेजी से मुड़े, बस तेजी से मुड़े, तो तुम बाहर की तरफ जाओगे, है ना, बाहर की तरफ चले जाओगे। तो कौन सा बल तुम्हें कार के कौन से पहिए ऊपर की ओर उठेंगे? अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, ठीक है, अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठ जाएगा। अंदर और बाहर किस साइड मानेंगे? जिधर आप मुड़ रहे हो उसको तो मानोगे अंदर, और जिधर बाहर है मतलब जिधर पलटेगी उसको बाहर मानोगे। तो आशा करूंगा ये समझ में आ गया होगा, आसान सवाल है। बिल्कुल महेंद्र कुमार, बिल्कुल। अगला सवाल रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है। अब देखो इसीलिए तो इस बल से बचने के लिए ही तो रोडों को या पटरियों को झुकाया जाता है। अगर आप देखेंगे किसी एक्सप्रेसवे को या पटरी को, जहां से मुड़ने वाली कार की या ट्रेन की स्पीड तेज होती है, भाई ट्रेन की स्पीड तो निश्चित तौर पर ही तेज होती है तो वो पटरी ऐसे ना बना के, जैसे मान लो ये पटरी हल्की हल्की सी ऐसे मुड़ रही है, हल्की सी, तो इस पटरी को हल्का सा ऐसे उठा दिया जाएगा। उठने से क्या होगा कि जो बाहर की तरफ बल मिल रहा है उसको हटाने के लिए अंदर की तरफ एक बल हमें मिल जाए। तो तुम चाहते हो कि बाहर की तरफ जो बल हमें खींचना चाहता है इसको काट दे कौन सा बल? अंदर की तरफ का बल। तो अंदर की तरफ के बल को कौन सा बल बोलते हैं हम? अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो
जब इन सवालों को आप पढ़ते हो ना, तो ये तो सबको पता है कि इसमें अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय मौजूद है, या तो सेंट्रीफ्यूगल होगा या सेंट्रीपिटल। लेकिन एक क्लीन क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं होती कि अभिकेंद्रीय कहाँ होगा, अपकेंद्रीय कहाँ होगा। जब ऐसा सवाल आता है तो अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय में से सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल में से सभी बच्चे तुक्का मार के आते हैं। लेकिन शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ हमें कौन से बल की जरूरत है, कहां पर हमें कौन से प्रश्न में किस तरह का सवाल बताना है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो देखो, जब मैं आपको बता भी रहा था कि जब हम किसी कार को मोड़ेंगे किसी मोड़ पर, और तुमने ना तो सड़क को उठा रखा है और ना ही तुम खुद मोड़ते हो। भाई साइकिल सवार तो खुद को मोड़ लेता है, लेकिन कार वाला कैसे मोड़ेगा? तो कार वाले की सुविधा के लिए रोड को मोड़ दिया जाता है। लेकिन मान लो ना रोड मुड़ा हुआ है, तुम कार में हो, तुम मुड़ नहीं सकते, तो फिर तुम्हें बाहर गिरने से कोई नहीं बचाएगा। निश्चित तौर पर तुम्हारे ऊपर बाहर की तरफ एक बल लगेगा। भाई ये कह रहा है कौन सा बल महसूस होता है, किस दिशा में महसूस होता है? तो आपको बाहर की दिशा में एक बल महसूस होता है जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर आ रहा है ए। कुछ हल्के से कंफ्यूज हैं सी में। आप ये देखो ना कि कौन सा बल तुम्हें महसूस होता है। अरे भाई साहब, हर मुड़ती हुई वस्तु पर, प्रकृति में हर गोल घूमती हुई वस्तु पर अपने आप एक अपकेंद्रीय बल लगेगा ही लगेगा। तो तुम्हें महसूस कौन सा होता है? तुम्हें तो अपकेंद्रीय बल महसूस होता है। इसी से बचाने के लिए तो रोड को उठा दिया जाता है, ताकि एक अंदर की तरफ बल लगे जो इसको खींच, जो इसको काउंटर कर सके, जो इसको जीरो कर सके। ठीक है, तो कौन सा बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल लगेगा। महसूस तुम्हें यह होता है, इसको तो तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो, तुम्हें महसूस कहां होगा? भाई रोड को, ये कह रहा है रोड अगर कुछ भी नहीं है, ये तो महसूस तब होता ना जब रोड उठा हुआ हो, या तुम साइकिल पे बैठे हुए हो और साइकिल को तुमने मुड़ा, थोड़ा सा झुका दिया हो। लेकिन अगर ना रोड उठा हुआ है और तुम साइकिल पे बैठे नहीं हो, साइकिल को तुमने झुकाया भी नहीं है, तो फिर कहां से महसूस हो जाएगा? क्या इसमें रोड के उठने की बात कही है? बिल्कुल भी नहीं कही है। अगला सवाल देखेंगे, और ये एक न्यूमेरिकल है, बेशक न्यूमेरिकल है लेकिन है बहुत आसान। सवाल है, 1.96 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधी 0.25 किलो द्रव्यमान की एक गेंद क्षैतिज वृत्त में घूम रही है। देखो, सवाल की रूपरेखा अगर हम समझें तो ये एक डोरी है और इससे क्या बंधी हुई है? एक गेंद बंधी हुई है ऐसे। ठीक है, और ये गेंद कैसे घुमाई जा रही है? जैसे मान लो डोरी लेके और तुमने एक वृत्त में ऐसे बॉल को घुमा रहे हो गोल गोल। ये मान लो इस सर्कल में घूम रही है, इस सर्कल में लगातार घूम रही है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि ठीक है, इतने मीटर की डोरी है, ये 1.96 मीटर लंबी डोरी है और बॉल का द्रव्यमान कितना है? 0.25 किलोग्राम। अब क्या कहता है? तनाव 25 न्यूटन से अधिक होने पर डोरी टूट जाएगी। यह कहता है कि देखो, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर तुम बॉल को घुमाओगे तो हर गोल घूमती हुई चीज पर बाहर एक बल लगेगा। यह तो नेचर है ही है, यह तो प्रकृति कहती है कि भाई बाहर एक बल लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या गोल घूमती हुई बॉल हमेशा बाहर जाती है? तुम कहोगे नहीं। भाई बॉल चाहती है कि मैं ऐसे जाऊं, लेकिन बॉल तो ऐसे घूम रही है, ऐसे बल लग रहा है उस पर। यह कौन लगा रहा है? भाई इसको जीरो कर देता है डोरी पर लगने वाली टेंशन। आप देखोगे इस प्रक्रिया में डोरी भयंकर खिंच जाएगी, डोरी महसूस करेगी एक बल को। और तुम ना डोरी को काट के देख लेना, डोरी कहां जाएगी, अंदर या ऐसे? आप कभी काट के देखना, इस प्रैक्टिकल को करना, डोरी मुड़ के ऐसे जाएगी इधर की तरफ। यानी कि डोरी हमेशा एक बल यहां महसूस कर रही है, टेंशन यहां महसूस कर रही है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको यह ना समझ में आए तो थोड़ा सा बात बताऊंगा, बस वो सीख लेना। तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल का काम कौन कर रहा है? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रही है? डोरी में आया हुआ तनाव, डोरी में आई हुई टेंशन। और भाई अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होगा?
एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब ऐसे कहो कि जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर, और डोरी कह रहा है डोरी टूट जाएगी तो अधिकतम चाल कितनी होगी, यानी तुम्हें उतनी चाल रखनी है कि डोरी ना टूटे। मतलब ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो, अगर ये ज़्यादा होगा तो डोरी टूट जाएगी। यानी कि ये बराबर इसके रख देना है, एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर रखना है, टी के। तो एम की वैल्यू देखेंगे कितनी होगी, 0.25, ये वी का स्क्वायर है। आर की वैल्यू भाई रेडियस कितनी बन जाएगी 1.96, और टेंशन कितनी है 25। तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे अगर तो कितनी हो जाएगी भाई, ये इससे कितने बार कटेगा, सिंपल सॉल्व करने के लिए ऐसे करो, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके आगे 2 जीरो, ये 25 बन गया, 25 से 25 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर 100 गुणा 196, और 100 की चलो लिख लेते हैं, 100 की गुणा करोगे 196 में 1.96 में तो 196 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो वी की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुम कितनी घुमा सकते हो, 14 मीटर पर सेकंड तक घुमा सकते हो ऐसी डोरी के साथ। इससे ज़्यादा पे घुमाया तो ये टूट जाएगी। जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो बल को, ये क्या है बल है, बल को, ये बल ही तो है, बल को एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर रख दो, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। जिसको ये कहानी समझ नहीं आई और आप समझना नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल याद रखो एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, बात खत्म बस। लेकिन अगर आपने सारी क्लासेस को ध्यान से लिया है ना तो फिर मैं मानता नहीं हूं कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। और सवाल करने का मतलब ये नहीं होता कि गुणा भाग करनी है, सवाल करने का मतलब है कि हम ये समझें सीखें कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षा चाल v दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा। और दूसरा पार्ट है अभिकेंद्रीय त्वरण f, अच्छा यहां तक है क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो एक बात बताओ, अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखो आप, अभिकेंद्रीय त्वरण यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि कक्षीय चाल दोगुनी तथा कोणीय वेग आधा कर दिया जाए। तो एक काम करो कि आर की जगह फॉर्मूला रखो, क्योंकि यहां पे कक्षीय चाल भी आनी चाहिए यानी ओमेगा भी आनी चाहिए, कोणीय चाल, तो आर की जगह कोणीय चाल लेके आओ, फॉर्मूला है वी बराबर आर ओमेगा। देखो मुझे कैसे पता कि आर को हटाना है, मैं वी को क्यों नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वी और ओमेगा, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो बस वी और ओमेगा में रहना चाहिए। तो आर की जगह क्या रख दूंगा मैं, वी बराबर आर ओमेगा फॉर्मूले से आर की जगह वी बटे ओमेगा, तो आर की जगह रखो वी बटे ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा यहां पहुंच जाएगा, वी से वी कट जाएगा, ओमेगा ऊपर वी नीचे। अब मेरा सवाल ठीक है, मैं यहां क्यों नहीं रख सकता था, क्योंकि आर के बारे में तो कोई बात ही नहीं कही गई सवाल में, सवाल में बात कही गई है वी और ओमेगा के बारे में। अब इसको भी तुम 2 गुना करो, इसको भी 2 गुना करो, 2 से 2 कट जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अगर दोनों को ही आप 2 गुना कर देंगे तो, ठीक है। एक बार सभी दोस्त आंसर करेंगे, हालांकि सभी ने कर दिया, कुछ ने कह दिया सी कि अभिकेंद्र बल 2 गुना हो जाएगा। अरे भैया कैसे हो जाएगा, ध्यान से तो देखो, तुक्का नहीं मानना है। हरिलाल आपके जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हो गया, प्रणाम सर जी। भाई हरिलाल जी, ये मान लो कि इस बैच के बच्चों को पाके मैं धन्य हो गया, क्योंकि आप सभी, मैंने कई बार और कहा कि आप सभी ऐसे हैं ना जो अपना समय निकाल कर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे मेहनती बच्चे काफ़ी कम होते हैं, और होते भी हैं तो फिर वो ध्यान से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, चाहे
कोई भी समस्याएं होती हैं कि भाई समय नहीं मिल पाता, ये नहीं मिल पाता, लेकिन आप सभी बढ़िया मेहनत करते हैं। सर आधा है, अच्छा सॉरी भाई, इसमें दे रखा है कि कक्षीय चाल को 2 गुना और कोणीय वेग को आधा कर दिया जाए। अच्छा सॉरी, ठीक है, मुझे लगा 2 गुना कर रहा है। कोई बात नहीं, उसके हिसाब से कर लेंगे। कक्षीय चाल को तो 2 गुना, यानी v को 2 गुना, और इसको क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। तो ओमेगा को जब आधा करेगा, आधा करने का मतलब 1/2, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लगाओगे इनमें से कोई नहीं, सॉरी। ठीक है, आधा कर रहा है तो चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो गया कि दोनों को ही दुगना कर दे। अगर दोनों को ही 2 गुना कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई बात नहीं है, सॉरी, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था। आशा करूंगा कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया। अभिकेंद्रीय त्वरण पूछा है ना, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला तो यही होगा, v बराबर आर ओमेगा, आर की जगह v बाई ओमेगा रख दिया, v बाई ओमेगा, v से v कट गया। ओके, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, सॉरी। देखो ये v से v कटा, एक v यहां बचेगा और ये ओमेगा यहां चला जाएगा ऊपर। इसको क्या कर रहा है, 2 गुना। अच्छा, इसको कर रहा है 2 गुना और इसको कर रहा है आधा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर 1 आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ये हो जाएगा आपका आंसर, अपरिवर्तित रहेगा। वो ये देखो, मुझे लगा कि ये बचेगा, लेकिन ये बचा है, एक ओमेगा ऊपर चला जाएगा, v गुणा ओमेगा। एक को 2 गुना कर दिया, एक को साथ ही आधा कर दिया, तो 2 से 2 कट के परिवर्तन कुछ नहीं होगा। भाई किसी चीज को अगर 2 गुना करोगे फिर दूसरी चीज को आधा कर दोगे तो परिवर्तन कुछ होना ही नहीं है वहां पे। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर्मूला है अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला है v²/r, या आप ये लगा लो, आप ये कह लो, चाहे r ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से चाहे जो लगा लो। देखो, हमें फॉर्मूला लेके आना है उन चीजों की टर्म में जहां पर हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, v और ओमेगा, तो यहां पे भी v और ओमेगा लगाओ। कैसे लगाओगे, यहां पे v और ओमेगा लगाओगे आप r को हटा के, r की जगह आप रखोगे v बराबर r ओमेगा, तो r की जगह v बाई ओमेगा, r की जगह रख दो v बाई ओमेगा, इससे कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, v गुणा ओमेगा आ जाएगा। यहां पर r की जगह रखो क्या, v बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ये फिर भी v ओमेगा बचेगा, दोनों सेम बचेंगे। कोई फॉर्मूला यूज कर लो, इसको 2 गुना कर दे, इसको आधा कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, दोबारा मैंने बता दिया। चलो अगला सवाल देखो, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से चाहूंगा। सवाल आपसे कहता है एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है। बिल्कुल पिछले जितना सवाल है, त्रिज्या है 0.2 मीटर, इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकंड। वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर रेखीय वेग क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही आसान सवाल है भाई, फॉर्मूला लगाइए, v बराबर r ओमेगा, r की वैल्यू कितनी है 0.2, ओमेगा है 10 में 0.2 की गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो आंसर रहेगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, रिवीजन किया करो, अगर आप बाद में भूल जाते हैं तो रिवीजन किया करो। जी संदीप, बिल्कुल वही करते हैं। तो एक बार सभी बताएंगे क्लियर है, आंसर हो गया 17 का ए। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे, लिफ्ट के संबंध में सत्य कथन है। पूछ रहा है कि बताओ लिफ्ट के केस में कौन सा कथन सत्य है। लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करता है, नहीं जी। अगर लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा, हल्का अनुभव नहीं करेगा। ये गलत हो गया। पूछा है कौन सा सही है। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा, नहीं।
अगर एक समान वेग से जाएगी तो उस व्यक्ति को ना भारी महसूस होगा ना हल्का महसूस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जाता है तो हल्का अनुभव होता है। भाई अगर नीचे देखो एक समान वेग से कुछ भी होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो भारी अनुभव होता है, ये सही आंसर है। तो इसमें बड़ा ये सवाल एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है और हम लोग कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई साहब एक समान वेग से पूछा है या असमान वेग से पूछा है, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। चलो आपकी क्लास में बहुत अच्छा समझ आता है, आप सब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने देखा इसमें अभी जैसे मैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ज़्यादातर बच्चों के सही आंसर है। ये सिर्फ इस बात का संकेतक है कि आप सभी अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, करते भी रहिए लगातार, बहुत अच्छी चीज़ है। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है। देखो ये वही सवाल है, तेजी से चलने का मतलब क्या है? त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, असमान वेग से ऊपर जा रही है। तो अगर ऊपर जा रही है तो पैमाना कैसा वजन दिखाएगा? निश्चित तौर पर पैमाना अधिक वजन दिखाएगा। ये सवाल हमने कर भी लिया है। अगला सवाल देखो सवाल है, यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलो है, भाई मास कितना है? 5 kg, 5 किलो, एक गोले में जिसका रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है 1 मीटर। देखो ऐसी कभी टर्मिनोलॉजी आती है ना तो मैं इसको खुद ही चेंज नहीं करता। मैं क्यों चेंज नहीं करता हूं इसको? क्योंकि मैं तो हिंदी कर दूंगा लेकिन पेपर में कभी कभी कुछ चीज़ों की इंग्लिश भी पूछी जा सकती है, सबकी नहीं पूछी जाती है। परेशान मत हो भैया, सबकी तो नहीं पूछ जाएगी, नहीं, जो कॉमन टर्म है, हल्की हल्की टर्म है, उनकी पूछ लेता है कभी कभी। तो रेडियस का मतलब त्रिज्या आपको पता होना चाहिए 1 मीटर, और ओमेगा कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। अभी केंद्र बल पूछ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये पता नहीं लगता कि ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, दोनों ही अभी केंद्र बल के हैं। तुम ये देखो सवाल में जो दिया है उनमें से कौन सी चीजें फॉर्मूले में हैं? क्या वी है? नहीं है तो मत लगाओ ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? यही लगाओ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। रखो वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे एम की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 1 और ओमेगा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर में 2 बार रख दोगे, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। आंसर आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका 20 न्यूटन। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल भी आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन है। वेरी गुड। तो ये हो गया आज आपके लिए 20 क्वेश्चंस जिसमें हमने बढ़िया तरीके से उन सारे चैप्टर्स का रिवीजन किया। 2D मोशन, लिफ्ट के सवाल भी अच्छे पूछे जाते हैं, 2D मोशन के भी अच्छे पूछे जाते हैं। वेक्टर्स के बस वही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा दिशा है अदिश है, तो वो हम हर एक राशि के साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। वो किसी चैप्टर विशेष की चीज़ नहीं है, उसको हम हर एक चैप्टर में पढ़ते हुए चल रहे हैं। बाकी उससे बहुत ज़्यादा कभी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आशा करूँगा सब कुछ बहुत बढ़िया बेहतर समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से आपका एक टॉपिक रह गया है बस, इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। उसको हम कंप्लीट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद में। कभी छोटा मोटा समय बचेगा, वो ज़्यादा नहीं है, आधा घंटे का टॉपिक है, उसको मैं अपने आप कवर करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। अब हम शुरू करेंगे इसमें आगे टॉपिक कौन सा आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। मैं सोच रहा था आज हमारे पास समय बचेगा तो शुरू कर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास कुल 10 मिनट हैं और 10 मिनट में वो टॉपिक अधूरा रह जाएगा। कम से कम उसका एक पॉइंट तो पूरा हो, चार्ज यानी कि आवेश, उसी के लिए 20 मिनट कम से कम चाहिए। तो फिर कल शुरू करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और 18 क्वेश्चन भी राइट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जबरदस्त एकदम। 18 क्वेश्चन आपके सही हैं 20 में से, तो ये मान लो बहुत ज़बरदस्त स्कोर है। और ये क्लास जो है ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सवाल इसमें हमने रखे हैं। मैं आपको सच बताऊं तो इसमें मैंने एयरफोर्स लेवल तक के सवाल डाले हैं, और एयरफोर्स का लेवल तो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।